नमस्कार दोस्तों। तो आप ध्येय आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 7 का फास्ट रिवीजन कर रहे थे और इसमें विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न का संकलन है। 50 तक तो फास्ट रिवीजन हो ही चुका है, अब 51 से देखते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित पठारों में से कौन सा एक अरावली तथा बिंद श्रेणी के मध्य स्थित है। तो अरावली श्रेणी और बिंद श्रेणी दोनों के मध्य में आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है मालवा का पठार। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। और जब हम अरावली श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं तो दो तीन स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स हमें याद आने चाहिए। सबसे पहला ये कि अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम पठार है, ये श्रेणी है भारत का, ठीक है, पर्वत। अरावली पर्वत पर ही आपको माउंट आबू मिलेगा और उसी ऊपर उसी जगह आपको गुरु शिखर भी मिलेगा। लूनी नदी जो है उसका उद्गम भी यही अरावली पर्वत से ही एक तरीके से निकलता है। तो ये सब बात ध्यान रखना है। और अरावली पर्वत के कारण ही वहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। तो ये सब कुछ फैक्ट तो आपको याद आ ही रहे होंगे, मैं तो सिर्फ पुनः स्मरण करा रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे दक्षिणतम है। तो उपलब्ध विकल्प में से सबसे दक्षिणतम महानदी है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। 53, तेरेखोल नदी सीमा बनाती है। तो जब आप महाराष्ट्र और गोवा को मैप में लोकेट करेंगे तो आपको तेरेखोल नदी मिलेगा। आपको एटलस में तो मिलने से रहा क्योंकि वहाँ है नहीं। आप गूगल मैप में जब आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। गूगल नाम का एक ऐप भी आता है जहाँ पर आपको बड़ा अच्छा 3D में आपको दिखेगा, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से भी। तो तेरेखोल नदी किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? गोवा और महाराष्ट्र के बीच में। अच्छा, गोवा में वैसे आपको मांडवी नदी भी मिल जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि मांडवी नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों में है, तो गोवा में है। नेक्स्ट, जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है। एक साइड शहर है और नदी है, तो जो सुमेलित है उसको पहले देख लेते हैं। जैसे तिरुचिरापल्ली शहर जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कुरनूल शहर जो है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और अहमदाबाद जो है वो साबरमती पर स्थित है। तो ये सब तो आपको सही समझ में आ ही गया। अब हैदराबाद ला गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कृष्णा नदी। गलत इसलिए हुआ क्योंकि कृष्णा की एक सहायक नदी है मूसी, मौसी नहीं मूसी। तो मूसी नदी के तट पर ही हैदराबाद शहर स्थित है। अच्छा, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी, एक तो फैक्ट है ही। अच्छा, एक जब हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो 3-4 फैक्ट याद आने चाहिए। पता है क्या क्या? सबसे पहला फैक्ट ये कि हैदराबाद तो तेलंगाना की राजधानी है, तो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। वहीं पर हैदराबाद के पास में आपको एक झील मिलेगा जिसका नाम है हुसैन सागर झील। अच्छा, हैदराबाद से याद आया कि ऑपरेशन पोलो चला था 1948 में। किस लिए? क्योंकि हैदराबाद के निजाम जो थे वो बोलते थे कि अकेले में रहूँगा, मतलब स्वतंत्र रहूँगा। तो भारत को मंजूर नहीं था भाई कि बीचों बीच में कैसे स्वतंत्र रहोगे। तो ऑपरेशन पोलो चला करके सैनिक अभियान से, पुलिस कार्रवाई से उसको भारत संघ का अंग बना लिया गया। अच्छा, मूसी नदी हो गया, हुसैन सागर झील हो गया और ये ऑपरेशन पोलो हो गया। और क्या क्या फैक्ट याद रहा? अच्छा, मोतियों का नगर भी बोलते हैं हैदराबाद को ना, मोतियों का नगर भी बोलते हैं। चलिए फिलहाल तो यही फैक्ट आ रहा है याद। आगे देखते हैं। निम्नलिखित ऐसा कथन है, कारण है। तो कथन है कि मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरने के बावजूद यहाँ वर्षा नहीं करा पाती है। तो अभी तो ऊपर में बताया था क्योंकि अरावली पर्वत की दिशा इस शाखा के समानांतर है और यही कारण है कि वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? तो जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग, ये तीनों यानी उपरोक्त सभी प्रभावित करते हैं भारतीय मानसून को। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2, एक साइड परियोजना दूसरी साइड नदी है। तो बाली मेला परियोजना सिलीरू नदी पर है, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और दुलहस्ती परियोजना ये आपको चिनाब नदी पर मिल जाएगा। ठीक है, चंबल से याद आया, राजा प्रताप सागर आपको चंबल नदी पर मिलेगा और चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी जो नदी है, तो गोदावरी नदी के तट पर आपको नांदेड़ और मैनचेरियल नाम का एक शहर भी आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है ना कि निम्नलिखित में से ये शहर किस नदी के तट पर है, तो मतलब किस नदी पर स्थित है? तो नांदेड़ और मंचेरियल शायद यही नाम था। तो ये दोनों शहर आपको गोदावरी नदी के तट पर मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो जो सही है उसको देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है। तो ये बिल्कुल सही है कि 23 डिग्री 30 मिनट। आपको ये तो पता ही होगा कि, अरे पता ही होगा,
देखिए ये डिग्री कहलाता है, और जो एक रहेगा ना ऐसे, अच्छा मैंने इसको मिनट पढ़ दिया, हाँ मिनट ही पढ़ते हैं। जब दो रहेगा ना ऐसे तो इसको सेकेंड पढ़ते हैं, इसको सेकेंड और इसको पढ़ेंगे मिनट, और ऐसे जो रहेगा वो डिग्री पढ़ेंगे। क्या बता रहे हैं तो आपको पता ही होगा, बेकार का टाइम वेस्ट। तो देखिए दूसरा नंबर सही है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा, ऊपर वाला गलत हो गया क्योंकि लिखा हुआ है भारत का विस्तार केवल उष्ण कटिबंध में है, नहीं उष्ण और उपोष्ण दोनों में विस्तार है, इसलिए पहला नंबर गलत हो गया। तो केवल 2 सही, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा कर्क रेखा के बारे में याद आया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और कौन कौन से वो राज्य हैं? तो आपको प्रीवियस ईयर वाले मैंने एक ट्रिक बताया था ना, मित्र, गमछा, झार ऑन वेस्ट बंगाल। मित्र मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, गमछा झार, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार झ से झारखंड और रा से राजस्थान, ऑन वेस्ट बंगाल मतलब कि वेस्ट पश्चिम बंगाल। तो ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो ये ट्रिक याद रखिए। गमछा वही होता है ना जो बंगाल में, नहीं अरे ब्लैंक इसके तरह तौलिए की तरह यूज करते हैं, उसको गमछा बोलते हैं बंगाल में, बिहार वाले क्षेत्र में भी गमछा ही बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, तो दक्षिणतम बिंदु स्थित है भारत का, कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही इंदिरा पॉइंट है, इसी को दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और यही दक्षिणतम बिंदु दरअसल 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो एक फैक्ट ये भी जुड़ गया, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, तो ए बी दोनों सही है, विकल्प सी इसका सही आंसर। अच्छा ये जो ना अंडमान निकोबार का मैप मैंने कवर किया है, क्राउन का जनजातीय नाम से एक चैप्टर था, तो उसको मैंने अभी 1-2 दिन पहले अपलोड किया था। तो उसके लास्ट में मैंने वहाँ पर कुछ सामने से पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही जनजातीय वाला खत्म होगा ना तो अंडमान निकोबार वाला मैप कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 12-13 फैक्ट हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने देख लिया तो कोई बात नहीं, 10 मिनट का वीडियो है तो सारा जनजातीय और अंडमान निकोबार दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, अच्छा नॉर्थ उत्तरतम बिंदु जो उत्तर वाला बिंदु है उसको क्या कहेंगे? तो वो इंदिरा कॉल कहते हैं उसको। ठीक है, लेह में मिलेगा, 45 डिग्री 39 मिनट अक्षांश पर है ये। ठीक है, ईस्ट वाला बिंदु यानी पूर्व वाला बिंदु कीबुथु है, तो 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट में है। और वेस्ट वाला बिंदु गौरमाथा है, 68.7 डिग्री वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना है दक्षिणतम, उत्तर वाला, पूरब वाला और पश्चिम वाला। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श करती है किंतु म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो त्रिपुरा की है जो सीमा वो बांग्लादेश से स्पर्श करती है, म्यांमार से नहीं स्पर्श करती है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा बांग्लादेश से याद आया कि बांग्लादेश से भारत की 5 राज्यों की सीमा टच करती है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। एक फैक्ट ये भी याद आया कि बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी है जिससे भारत की सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है, 4096 किलोमीटर के आसपास। तीसरा फैक्ट ये भी याद आ रहा है कि BCPNMB मतलब क्रम में सबसे ज़्यादा सीमा टच किसकी करती है? तो बांग्लादेश की, उसके बाद किसकी? चाइना की, उसके बाद किसकी? तो पाकिस्तान की, उसके बाद किसकी? तो नेपाल की, और उसके बाद किसकी? तो M4 क्या हो गया? म्यांमार। अच्छा हाँ म्यांमार की, और B4 बांग्लादेश, और फिर ए से अफगानिस्तान। तो सबसे कम अफगानिस्तान की, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की। ठीक है, अच्छा म्यांमार से याद आया, म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा टच करती है भारत से। तो अच्छा म्यांमार से भी इरावदी नदी और साल्विन नदी पढ़ा था ना हमने, इरावदी नदी और साल्विन नदी, इन दोनों के बीच में एक पठार है, उसका नाम क्या था? सान पठार था। और इरावदी नदी के तट पर ही म्यांमार की राजधानी रंगून यानी कि यंगून या फिर नैम्पेन यही स्थित है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, वेलिंगटन द्वीप स्थित है, तो बेम्बनाद झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। बेम्बनाद झील कहाँ पे मिलेगा? केरल के तट पर मिल जाएगा बेम्बनाद झील, और वेलिंगटन द्वीप यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, बेम्बनाद झील से एक फैक्ट ये भी कि खारा पानी का लैंगून है, ये एक झील है, लैंगून झील है बेम्बनाद झील। और राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता जो आपने NCERT वाली ज्योग्राफी वाले बुक में भी देखा होगा, तो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता जो होता है बेम्बनाद झील में ही होता है। और एक सबसे खास बात यह है कि जो नेशनल हाईवे NH47A है वो इसी से गुजरता है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि नेशनल हाईवे 47A भारतीय नेशनल हाईवे का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बेम्बनाद झील में ही ये इसी से गुजरता है। तो ये सारे फैक्ट थे। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है। उद्योग और केंद्र, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए मुरी जाना जाता है,
रेशम उद्योग के लिए चन्नापटना जाना जाता है, कागज उद्योग के लिए ब्रजराज नगर जाना जाता है, और उर्वरक के लिए तलचर जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक बोलीविया पेरू की सीमा पर स्थित है? तो बोलीविया और पेरू की सीमा पर टिटिकाका झील स्थित है। शायद ये सबसे ऊंचा झील है क्या, टिटिकाका झील? थोड़ा देखिएगा तो फैक्ट में। अच्छा, रेंडियर झील कहाँ मिलता है? तो कनाडा में मिलता है। और वाइलिंग झील कहाँ मिलेगा? तो वाइलिंग झील आपको डोमिनिका में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सूची 1 जल संधि है और फिर अवस्थिति है। तो इकोटान जल संधि कहाँ मिलेगा आपको? मैक्सिको और क्यूबा के बीच में मिलेगा। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में। बावल मंदिर जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी में मिलेगा आपको। और फिर क्या है? लुजान जल संधि। तो लुजान जल संधि दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर के बीच में मिलेगा। सब तो मैच ही था, बस खाली पढ़ना था। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बेन नेविस। फिर से बोलता हूँ, बेन नेविस यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी है। और बेन नेविस कहाँ मिलेगा? यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड में मिलेगा आपको बेन नेविस। इसकी ऊंचाई 1344 मीटर है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर, 2700 में 5 मीटर कम। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। तो उसकी है 2637 मीटर। ठीक है, तो बेन नेविस यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी स्कॉटलैंड में है, 1344 मीटर। उसी तरीके से अभी जो 2 और बोला, डोडा बेटा और अनाईमुडी। नेक्स्ट, अच्छा अभी और था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन यहीं पर है। विश्व के निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आपको मिलेगा नियाग्रा जलप्रपात, उसके बाद मिलेगा एंजल जलप्रपात, उसके बाद मिलेगा विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात आपको अफ्रीका में मिलेगा। नियाग्रा उसके बाद जो आपको मतलब सबसे पहले मिलेगा आपको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर बोला था ना, क्या बोला था? दक्षिण से उत्तर से दक्षिण। तो जो सबसे उत्तर में नियाग्रा जलप्रपात, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। उसके बाद जो आएगा आपको मिलेगा दक्षिण साइड में एंजल जलप्रपात, ये आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। और उसके बाद फिर विक्टोरिया जलप्रपात, ये आपको अफ्रीका में मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिसको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में फिर से मिलाना है। तो अन्नामलाई सबसे पहले जो मिलेगा, उत्तर से दक्षिण बोल रहा है ना, तो सबसे पहले उत्तर में नीलगिरी आ गया। और नीलगिरी की जब बात कर रहे हैं तो टोडा जनजाति याद आना चाहिए, डोडा बेटा सर्वोच्च शिखर याद आना चाहिए। और सर्वोच्च शिखर की उसकी डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर। ठीक है, तो नीलगिरी के बाद कौन मिलेगा? नीलगिरी के बाद आपको अन्नामलाई मिलेगा। अन्नामलाई के ऊपर एक है अनामुडी, जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर का। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको कौन मिलेगा? उसके बाद मिलेगा कार्डमम पहाड़ी, और सबसे लास्ट में मिलेगा नागरकोइल पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। और जैव विविधता से याद आया कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग WJ रोजन ने किया था। और जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मर्रे डार्लिंग बेसिन जो मुख्यतः भेड़ पालन हेतु प्रसिद्ध है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा बेसिन है? मर्रे डार्लिंग बेसिन। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में पता है एक है कुलगार्डी, एक है कलगुरली और कुलगार्डी, ये दोनों पता है किस चीज़ के लिए है? सोने के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी बात याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक आया था क्वेश्चन पहले वाला वीडियो में, डिजर्ट से संबंधित। तो गिब्सन डिजर्ट था ना, गिब्सन डिजर्ट के ऊपर उत्तर में आपको ग्रेट सैंडी डिजर्ट मिलेगा और दक्षिण में आपको विक्टोरियन डिजर्ट मिल जाएगा। तो ये सारी बातें थी। 2 डिजर्ट वहीं पर और है, तो वो कौन है? देखिए और नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं भी देखेंगे काम चल जाएगा। अरे मैं तो आपका इंस्ट्रक्शन बताने के लिए क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि वीडियो सुनते सुनते क्या पता सो भी जाते होंगे, तो उसको बचाने के लिए क्वेश्चन बीच में पूछने से दिमाग एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो जो सुमेलित नहीं है ये बोल रहा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित सही है उसको पहले देख लेते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टी सागर के बीच में है। अच्छा, राइन मैन डेन्यूब नहर ये उत्तरी सागर और काला सागर के बीच में मिलेगा। उत्तरी सागर और काला सागर, कंफ्यूज नहीं होना है। राइन मैन डेन्यूब नगर, क्योंकि लगेगा अरे उत्तरी सागर तो यहाँ नीदरलैंड के पास है और काला सागर तो इधर यूक्रेन के पास है, तो इधर ना दोनों कैसे मिल गया? तो मिल जाता है। राइन मैन डेन्यूब नहर, आप जब देखेंगे तो ये नदी ही है डेन्यूब नदी, तो वो पूरा नहर के रूप में यूज हो रहा है उतना दूर। अच्छा, पनामा नहर ये गलत क्यों होगा? क्योंकि लिखा हुआ प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। कहाँ हिंद महासागर इंडिया साइड, कहाँ प्रशांत महासागर उधर? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर लिखना रहना चाहिए था, तब जाकर के पनामा नहर सही होता है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन भी इतना दूर दूर बना है। नेक्स्ट,
तो क्या है, उपरोक्त में से कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है? अच्छा, ये पूछ रहा है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय अच्छा, दो तरह का मरुस्थल होते हैं ना, एक होता है उष्ण कटिबंधीय, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसमें पूछ रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण। तो पैटागोनिया मरुस्थल जो है ना, यही है शीतोष्ण कटिबंधीय का। अब बाकी जो सब है सारे उष्ण हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 4। पैटागोनिया मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। अन्य विकल्प के बारे में बात कर लेते हैं। अरब मरुस्थल। अच्छा, अरब मरुस्थल पर एक और मरुस्थल कौन सा आया था ना, नाफेड या कुछ ऐसे करके नाम था शायद उसका, नादेफ या नाफेड करके। खैर, अरब मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल, ये तीनों जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। ठीक है, अटकामा मरुस्थल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें याद आना चाहिए इसके बारे में फैक्ट कि दुनिया का सबसे शुष्कतम, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल अगर कोई है तो अटकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका में आपको मिल जाएगा। दक्षिण अमेरिका में तांबा भंडार के लिए और घोस्ट टाउन के लिए अटकामा मरुस्थल जाना जाता है। ये बात आपको याद आ ही रहा होगा। कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका में आपको मिलेगा, और ये उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, देखिएगा थोड़ा मैप में। सबसे खास पॉइंट है कालाहारी मरुस्थल के बारे में कि बुशमैन जनजाति यहीं मिलती है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, इसी के पास आप देखेंगे तो आपको लिम्पोपो रिवर मिलेगा, जिसमें खास बात यह है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि बताइए कि जब मकर रेखा को 2 बार काटती है जो लिम्पोपो नदी है, तो फिर विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो जायरे नदी काटती है विषुवत रेखा को 2 बार में। जायरे नदी को ही कांगो रिवर या कांगो नदी कहते हैं, विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सुमिलित जो नहीं है उसको देखना है। एक साइड उद्योग क्षेत्र है और दूसरे साइड मतलब उद्योग है और दूसरे साइड क्षेत्र है। तो तेल शोधन उद्योग के लिए बाकू जो क्षेत्र है वो सही है, अजरबैजान की राजधानी बाकू। और हीरा खनन के लिए आपको किम्बरले, एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद ऊनी वस्त्र के लिए ब्रेडफोर्ड, ये भी सही है। जबकि कटलरी उद्योग के लिए इसके सामने लिखा हुआ है प्लाईमाउथ, तो ये प्लाईमाउथ यूएसए में है। और ये जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जलयान उद्योग के लिए प्लाईमाउथ प्रसिद्ध है और ये यूएसए में है। कटलरी उद्योग के लिए फिर शेफील्ड, ब्रिटेन का जो शेफील्ड क्षेत्र है वो सबसे मतलब कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है विश्व स्तर पर। ठीक है, ब्रिटेन से याद आया, ब्रिटेन दरअसल यूनाइटेड किंगडम में है। तो यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी जो कि स्कॉटलैंड में है, तो उसका नाम क्या है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अभी हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट, हाईलैंडर जनजाति पाई जाती है। तो हाईलैंडर जनजाति स्कॉटलैंड में पाई जाती है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, हाईलैंडर जनजाति। एक हमने पढ़ा था बुशमैन जनजाति जो कालाहारी डिजर्ट में आपको मिलेगा। हैं, और क्या था, और भी कुछ कुछ जनजातियाँ पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा है। खैर याद आएगा बीच में बताऊँगा। स्कॉटलैंड से याद आया, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। और यूके की सबसे ऊंची चोटी, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, चलो बता ही देता हूँ, यहीं पर तो है। बेन नेविस, 1344 मीटर की ऊंचाई वाला बेन नेविस जो है यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में। ठीक है, और यहाँ की पर्वतीय जनजाति कौन सी है? तो अब आप बताइएगा पर्वतीय जनजाति कौन कौन सी है। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने यहाँ लिख नहीं रखा है, सिर्फ लिखा है, अब बस छोड़ दिया है, लगता है भूल गया हूँ। न्यू फाउंडलैंड नोवा स्कोशिया के मध्य कौन सी खाड़ी है? तो न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के मध्य में सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, कथन और कारण है। तो चंद्रमा पर भारहीनता नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, चंद्रमा पर भारहीनता तो नहीं पाई जाती है। कारण, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये भी बात सही है। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, कोई व्याख्या वाले मामला नहीं है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। सही है किंतु व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो सिंधु नदी और तिस्ता नदी और रामगंगा नदी, ये तीनों जो है ये पूर्ववर्ती नदी के तहत है, जबकि ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी नहीं है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का विकास निम्नलिखित में से किस भूमि आकारिकी प्रक्रम द्वारा होता है? तो टोम्बोलो नामक जो स्थलाकृति होती है, पहले तो ये जान लीजिए टोम्बोलो क्या है। तो स्थलाकृति है, ध्यान रखना है, सबसे पहला फैक्ट तो यही हो गया। और टोम्बोलो स्थलाकृति का विकास जो है वो महासागरीय तरंग के कारण होता है, महासागरीय तरंग का जो प्रक्रम होता है उसके कारण होता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला फ्रांस और जर्मनी के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो बॉस्जेस पर्वत जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, और फ्रांस और जर्मनी को एक अलग करती हुई कौन सी रेखा है, वो भी मैंने बात किया था शायद प्रीवियस ईयर में, शायद बात किया था। नेक्स्ट देखते हैं, याद नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर
कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ें दिमाग में रहेगी लेकिन बोल नहीं पा रहा है आदमी, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा है वो चीज़ें। अब ऑप्शन दिखेगा तो पता चल जाएगा। आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर 5 सागरों का पत्तन कहलाता है? तो 5 सागरों का पत्तन कहलाता है मॉस्को। पता है कैसे? क्योंकि मॉस्को का जो एरिया है ना वो कैस्पियन सागर से भी कनेक्टेड है, काला सागर से भी कनेक्टेड है, बाल्टिक सागर से भी कनेक्टेड है, श्वेत सागर से भी कनेक्टेड है और लाडोंग लेक से भी कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें इसलिए कहते हैं इसको 5 सागरों का पत्तन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी जोंक भी है, तेल भी है। अच्छा, तेल ये नदी का नाम है। और शिवनाथ और हसंदो रिवर, ये सारे जो हैं महानदी के सहायक नदी हैं। तो बड़े ही गौर से देखना पड़ेगा कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है मैप में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू उत्पादन से संबंधित है? तो लेटेराइट मृदा जो होती है वो काजू उत्पादन से संबंधित है, तो इसलिए विकल्प 20 का सही है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि काजू उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, तो लेटेराइट मृदा सबसे अच्छी होती है। ठीक है। और रेगुर मृदा यानी काली मिट्टी जो है वो कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है उसको पढ़ देते हैं। जैसे कैनियन जो है वो दरअसल नदी है। ठीक है। जेन जो है ये वायु है और मोरेन जो है ये हिमनद है, जबकि इंसेल वर्ग के सामने लिखा हुआ है हिमनद। तो इंसेल वर्ग जो है होता है वो वायु के अपर्दन से बनी आकृति होती है, हिमनद नहीं होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कथन है, दक्षिणी जापान में सर्दियां अधिक ठंडी और अधिक लंबी नहीं हो पाती है। एकदम बिल्कुल सही है। कारण गर्म धारा क्यूरोसिबो, तो वहाँ पर 2 धारा है। अच्छा, पहले मैं पढ़ देता हूँ। गर्म धारा क्यूरोसिबो द्वारा वहाँ का तापमान बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए, क्योंकि गर्म धारा क्यूरोसिबो दक्षिणी जापान की तरफ बहती है, यही कारण है कि दक्षिणी जापान में सर्दियां अधिक ठंडी और अधिक लंबी नहीं हो पाती है। तो दोनों कथन और कारण न सिर्फ स्वतंत्र रूप से सही हैं बल्कि एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। यही कारण है कि विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अब थोड़ा सा जापान का मैप याद कीजिए, दिमाग में लेके आइए और देखिए नीचे से जो जा रहा है ना, लाल 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 समझ लीजिए, नीचे से जो जा रहा है इधर वो लाल लाल, वो दरअसल क्यूरोसिबो धारा है जो कि गर्म है, इक्वेटर से जो जा रहा है। और ऊपर से आ रहा है उधर से, उसको बोलते हैं ओयासिबो धारा। तो ऊपर से जो आ रहा है ओयासिबो, तो वो है ठंडा वाला, और नीचे से जो जा रहा है वो गर्म वाला है। तो यही क्यूरोसिबो धारा है। इसी कारण दक्षिणी जापान में दरअसल सर्दियाँ अधिक ठंडी और अधिक लंबी नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ याद आ रहा हो, क्वेश्चन कई बार यूपी वाले एग्जाम में बने हैं कि जापान में पता है कितने द्वीप हैं? 4 द्वीप को मिला के जापान बना हुआ है। तो कभी कभी पूछ लेता है क्रम में लगा दीजिए उस द्वीप को। कौन कौन से द्वीप हैं पहले आपको याद आ रहा है? होकाइडो, होन्शु, शिकोक्यू, क्यूशु, यह है द्वीप क्रम से। अच्छा, अगर फिर नहीं, होन्शु होकाइडो था क्या? आप एक बार देख लीजिएगा, 2 दृष्टि से देख लीजिएगा। एक तो दृष्टि एक लगाइएगा, एक आउटलुक आपका ये होना चाहिए कि क्रम से जो है। लास्ट में तो क्यूसीयू है, ये तो मुझे याद है, उसके मतलब सबसे दक्षिण में। और एक है साइज के हिसाब से, तो जो दूसरा नंबर में है ना वो फिर पहला हो जाता है साइज वाले हिसाब में। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप की नदियों के संबंध में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित उसे पढ़ देते हैं। सीन नदी गिरने का स्थान इंग्लिश चैनल है। राइन नदी गिरने का स्थान उत्तरी सागर है, और उत्तरी सागर में ही चलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, डेन्यूब नदी काला सागर, डेन्यूब नदी काला सागर में गिरता है। अच्छा, एल्ब नदी नॉर्थ सागर में यानी कि वो भी उत्तरी सागर में ही गिरता है, बाल्टिक सागर में नहीं, इसलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। विचार दरअसल करना क्या है? अच्छा, इसको उत्तर से दक्षिण में लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण में जब लगाएंगे तो अजंता पहले मिलेगा, उसके बाद में मिल जाएगा सतमाला, उसके बाद में मिल जाएगा बालाघाट, उसके बाद में मिल जाएगा हरिश्चंद्र। तो ये पहाड़ी श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में तभी रहेगा जब हम मैप में देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं एक ही बार पढ़ के आगे बढ़ जा रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी शहर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो अगरतला को जब आप देखेंगे तो कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है ये। और अगरतला की राजधानी, अच्छा अगरतला के साथ साथ आइजोल भी आपको मिलेगा। ये अगरतला तो राजधानी ही है त्रिपुरा का भाई, और मिजोरम की राजधानी है ये आइजोल। तो पूछ रहा है कौन सा राजधानी शहर? तो आपको गांधीनगर, रांची, कोलकाता, ये सब जो राजधानी शहर है, लेकिन ये कर्क रेखा के दक्षिण में आपको मिलेगा। लेकिन त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है ये आपको उत्तर में मिलेगा, और मिजोरम की राजधानी भी जो आइजोल है वो भी आपको उत्तर में मिलेगा कर्क रेखा।
तो विकल्प डी तो इसका आंसर हो गया। आपको ये भी पता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए ट्रिक मैंने बताया कौन कौन से 8 राज्य हैं, मित्र, गमछा, झार ऑन वेस्ट बंगाल। अब आपको तो याद हो ही गया होगा क्या होता है इसका मतलब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक असम का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो सिक्किम असम का सीमावर्ती राज्य नहीं है। मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी शहर है। इसके साथ साथ मिजोरम का आइजोल भी उत्तर में स्थित राजधानी शहर है। नेक्स्ट, बंदरगाह और विशेषता, तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह है, सुमेलित नहीं है। जो वही कहूँ कि प्राकृतिक बंदरगाह कैसे हो गया भाई, चेन्नई जो है ना वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, जो सुमेलित है कौन कौन सा है? कोची सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, एकदम सही। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी सही। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी सही है। अच्छा, सबसे गहरा से याद है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो रूस में है। इसी पिछले वाले वीडियो में से डिस्कस किया था। 1642 मीटर इसकी गहराई है और 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट, टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में टाइगर जलप्रपात स्थित है। ठीक है। अच्छा, एक प्रीवियस ईयर में आया था सूरज कुंड कहाँ है? तो ये शायद हरियाणा में है सूरज कुंड, शायद नहीं कंफर्म, हरियाणा में सूरज कुंड है। और टाइगर जलप्रपात ये आपको उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है, कच्छ वनस्पति और राज्य। तो पिचविरम कच्छ वनस्पति ये आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। धामरा कच्छ वनस्पति ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। श्रीवर्धन कच्छ वनस्पति महाराष्ट्र में। कन्नूर वनस्पति कच्छ वनस्पति ये केरल में मिलेगा। कन्नूर से ऐसा लग रहा है आंध्र प्रदेश में है, लेकिन नहीं, ये केरल में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब देखिए राज्य वाला पूछ लिया, तो कर्क रेखा से उत्तर में आपको मेघालय मिलेगा और उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ नहीं मिलेगा उपलब्ध विकल्प के हिसाब से। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में मुझे फैक्ट क्या पता है, मतलब हमें ये पता है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और अभी ही पढ़ा था कि जो अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ये दोनों ऐसी राजधानी शहर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसके लिए एक ट्रिक है, मित्र, गमछा, झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र हो गया, गमछा, गमछा वही तौलिया, टॉवेल। तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ठीक है, और र से राजस्थान, और ऑन वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल तो है ही। तो 8 राज्य हो गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। बिल्कुल सही है कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया का 2.4% ही क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 17.5% दुनिया का जनसंख्या अकेले भारत में रहता है। तो दोनों कथन सही, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्न पर विचार कीजिए, करते हैं विचार। जो सही सुमेलित नहीं है उसका चुनाव करना है, तो जो सही वाला देख लेते हैं। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर कौन है? तो देवप्रयाग है। जबकि बद्रीनाथ के सामने जो है गलत है, क्योंकि बद्रीनाथ दरअसल अलकनंदा नदी के पास है और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के पास है। ठीक है, 2-3 इसमें जो विकल्प सी है वही सही हो गया, क्योंकि सही जो नहीं है उसी के बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट, मृदा अपर्दन का वह प्रकार जिसमें मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती है कहलाता है, तो उसको रील अपर्दन कहते हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है? तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग आपको न्यूजीलैंड भी है, दक्षिण अमेरिका भी है, और ऑस्ट्रेलिया भी है, और भारतीय उपमहाद्वीप भी दक्षिण गोंडवाना लैंड का ही भाग है ये। ठीक है, जबकि ग्रीनलैंड जो है ये ग्रीनलैंड पैंजिया का भाग मतलब नहीं है इसका। ठीक है, और ये दरअसल किसका है भाग? तो फिर देखिए, ये कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जो एक था वो क्या था? वो था पैंजिया, और पैंजिया का जो उत्तरी भाग था उसको बोलते थे लॉरेशिया। तो लॉरेशिया का ही ये पार्ट है ग्रीनलैंड। ठीक है, इसलिए ये सही आंसर में नहीं चुना गया है। अच्छा, उसका दक्षिण वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इसी गोंडवाना लैंड यानी पैंजिया का दक्षिण वाला भाग जो गोंडवाना लैंड है, इसी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब और फिर भारतीय उपमहाद्वीप आता है। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट वाली बात थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारत में व्याघ्र अभ्यारण्य के रूप में जाने जाते हैं? तो रणथंभौर जो राजस्थान में, बांदीपुर ये शायद कर्नाटक में है क्या, बांधवगढ़, ये जो तीनों है मतलब 1, 2, 4 ये सारे व्याघ्र अभ्यारण्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सबसे पुराना अभ्यारण्य
नहीं, नेशनल पार्क वो है सबसे पुराना, जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापित। नेक्स्ट क्या है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डेम खान निम्न में से किस एक के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम उत्पादन के लिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डेम खान प्रसिद्ध है। ठीक है। अच्छा, कुलगारली और कुलगुर्डी ये जो दोनों है ये स्वर्ण खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, और वहीं पर आपको 3 डिजर्ट मिलेंगे। सबसे पहले गिब्सन डिजर्ट के दक्षिण में आपको मिलेंगे विक्टोरियन डिजर्ट, उत्तर में ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करना है और कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र बताना है। तो रुकबा झील, ब्रिस्टल झील, लंकाशायर, नहीं, रुकबा झील और ब्रिस्टल जगह, लंकाशायर क्षेत्र और रेड बेसिन, ये जो चारों है ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए उपरोक्त सभी विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है तथा दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया की सीमा बनाती है? तो ऑरेंज रिवर जो है वो सबसे पहला फैक्ट तो ये हो गया कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ऑरेंज नदी है। दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया की सीमा कौन बनाती है, तो ऑरेंज नदी बनाती है। ठीक है। अच्छा, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। ऊपर में लिखा हुआ है लिम्पोपो, दिख रहा है आपको बी नंबर ऑप्शन में। तो लिम्पोपो जो है इसके बारे में खास फैक्ट क्या है, अब तक तो आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा कि मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाला जायरो या कांगो नदी का नाम आता है। तो ये फैक्ट हो गए याद। अच्छा, यहीं पर आपको ना ये ऑरेंज नदी के आसपास आपको मिल जाएगा कालाहारी डिजर्ट, वहाँ पर बुशमैन जनजाति है, तो आपको तो याद हो गया ना इतनी बार बातें। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से पहले यही प्रेम पूर्वक ना एक लाइक करके जाइएगा भी। हाँ, नेक्स्ट, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे कहते हैं, उसे डाल्मेशियन कहते हैं। फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे डाल्मेशियन कहते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वाला जल्दी मैं अपलोड करता हूँ, और हो सके तो वीडियो शेयर कीजिए, मोटिवेशन का कारण मेरा सब्सक्राइबर बढ़ने से ही बनेगा। तो थैंक यू आपको।